Okay, so today we'll start the new chapter, current. और मैं ये चैप्टर क्या है कि इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में थ्योरी में नहीं जाऊंगा एंड आई विल बेसिकली टेक द अप्रोच कि हम लोग फॉर्मूला बेस्ड स्टडी करेंगे और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेंगे और मोस्टली हम लोग जो है ना ज्यादा क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देता हूँ और फिर करंट का चैप्टर को शुरू कर देता हूँ। करंट बेसिकली क्या होता है? इट्स इज फ्लो ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर। current is basically flow of charge in the conductor. तो हम लूज लैंग्वेज में बोलते हैं आई इज टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ। अगर क्यू बोल देता हूं, अगर टोटल चार्ज क्यू फ्लो होता है और उस टोटल चार्ज को फ्लो होने का मतलब है कि अगर सपोज ये कंडक्टर है और अगर अपन ये एरिया यहाँ पे एक एरिया या प्लेन बना दे या बाउंड्री बना दे तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने वाला चार्ज क्यू, टोटल टाइम टी है, देन इट इज क्यू बाई टी। अब व्हाट इज द चार्ज क्यू विच इज क्रॉसिंग? ठीक है, तो कंडक्टर में तो ठीक है, लेकिन सपोज कर लो अगर तुम उसके अंदर हो, सॉल्यूशन के अंदर हो या सेमीकंडक्टर्स के अंदर हो, तो उसमें तुम्हारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं। यहाँ पे तो कंडक्टर में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस होता है वो फिक्स होता है, वो फ्लो नहीं होता। लेकिन जो सॉल्यूशन होता है उसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों आयंस होते हैं, दोनों मूव कर रहे होते हैं, राइट। और सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव चार्ज की जगह होल्स होते हैं जो भी पॉजिटिव होते हैं एक्चुअली, वो भी मूव करते हैं। ओके, तो अपन अगर इन जनरल बात करें तो इस एरिया को क्रॉस करने वाले चार्ज क्या है? सपोज नेट पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में इतना जा रहा है एंड उसके अलावा कुछ नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में इतना जा रहा है। जो अफेक्टिवली अपन बोले ना कि टोटल पॉजिटिव चार्ज जिसने इस एरिया को क्रॉस किया वो एक्चुअली क्यू प्लस मैग्नीट्यूड में प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू माइनस, दिस इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज विच इज फ्लोन इन दिस डायरेक्शन, है ना। दो इलेक्ट्रॉन का इस डायरेक्शन में मूव करना यानी कि यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है इज इक्वल टू टू प्रोटॉन्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो अगर कुछ नेगेटिव चार्ज राइट से लेफ्ट जा रहा है, इट्स इक्वल टू से दैट उतना ही पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट से राइट जा रहा है। और यहाँ पे जब करंट की बात करते हैं ना, वी आर सेइंग करंट क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द लीगेसी और बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजन, करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली देखा जाए तो कंडक्टर में तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो ही नहीं होता, इट इज एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो एक्चुअली करंट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट ये कन्वेंशनल है इसीलिए इसी को मान के चलते हैं। ओके, सो आई नो कि तुम सबको बेसिक्स आते हैं तो क्विकली रिवाइज कर देंगे। दूसरी चीज जो मेरे बताने की है इन द थ्योरी वो है कि कंडक्टर, कंडक्टर में वी हैव स्टडीड दैट इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ई हमेशा जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई हमेशा जीरो होता है। दिस इज नोन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। इसको कंडक्टर की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो, दिस इज नोन एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। मतलब इसको प्रूफ नहीं करते, ये है तभी। अगर किसी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो कंडक्टर हो ही नहीं सकता। जिस सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है उसी को कंडक्टर बोलते हैं, इसीलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बोलते हैं। ओके, लेकिन जब कंडक्टर के अंदर, अच्छा ओके, सो दिस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर अंडर व्हाट? अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन अगर किसी कंडक्टर को अगर बैटरी से कनेक्ट कर दो तो ये बैटरी क्या है? बैटरी इज एक्चुअली सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी इज एक्चुअली व्हाट? सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्या होता है कि अपन ये मान के चलते हैं कि चार्ज जो है कंटिन्यूसली बैटरी से फ्लो होता है एनर्जी लेके, और कंडक्टर में जाता है पंखा चलाने की, लाइट जलाने के काम में आता है। सो देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी इनसाइड, देयर इज मूवमेंट, सोर्स ऑफ एनर्जी। उस केस में क्या होता है, अगर कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर देंगे देन ई इनसाइड द कंडक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो। व्हाई?
because it is connected to external source which is continuously providing the potential difference, जो कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को दो एंड के बीच में, या जो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके पुश कर रहा है। इसीलिए करंट कैरिंग बैटरी, करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं था, लेकिन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो कब होता है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन होती है। अगर बैटरी लगा दी है तो बैटरी इज गोइंग टू विच इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, इज कंटिन्यूसली पुशिंग इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा है कंडक्टर के अंदर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज नॉट जीरो। सो यू हैव टू understand that point. Okay. Now, even though current is flowing in a particular direction, current is an scalar quantity. Current is scalar. It is not vector. है ना? It is not vector. It is not vector. Even though it has direction. है ना? Current एक particular direction flow होता है, या तो इस direction flow होगा या इस डायरेक्शन फ्लो होगा, जिस भी डायरेक्शन फ्लो होगा, तुमने जो भी डायरेक्शन करंट का लिया है तो उस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। व्हाई इट इज नॉट वेक्टर? बिकॉज अपन वेक्टर बोलते हैं ना, वेक्टर, वेक्टर किसको बोलते हैं अपन? विच हैज डायरेक्शन, विच हैज डायरेक्शन, पर उसके अलावा और कंडीशन डालते हैं, इट फॉलोज वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, है ना? तुम्हारी बुक में लिखते हैं इट फॉलोज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मैं बोलता हूँ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, क्योंकि वेक्टर के एडिशन में दो लॉ होते हैं, इवन इफ इट्स ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के अलावा वेक्टर लॉ इज कम्यूटेटिव इन नेचर, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है करंट। ओके, सो इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके पास डायरेक्शन होता है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं, चाहे वो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करे, चाहे उनका एडिशन कम्यूटेटिव नहीं हो। फॉर एग्जांपल, a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू b प्लस ए, दैट मीन्स this physical quantity is not commutative, addition is not commutative, है ना? addition is not commutative, and we know कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? रोटेशन, फाइनाइट रोटेशन जो होता है ना, जिसमें पहले ऑब्जेक्ट को थीटा 1 से रोटेट करो, बाद में ऑब्जेक्ट को थीटा 2 से रोटेट करो, और पहले ऑब्जेक्ट को थीटा 2 से रोटेट करो, बाद में ऑब्जेक्ट को थीटा 1 से रोटेट करो, देन दिस वेक्टर दे डोंट गिव द फाइनल रिजल्ट, सेम रिजल्ट नहीं आता है। सो रोटेशन इवन दो इट इज डायरेक्शन कि क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, जिस भी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, बट द वेक्टर एडिशन का फाइनल रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है। ए प्लस बी रोटेशन का बी प्लस ए रोटेशन जैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है, सो इट इज नॉट वेक्टर। ओके, सो करंट इज ऑल्सो नॉट वेक्टर बिकॉज इट डजंट फॉलोज ट्राइंगल ऑफ एडिशन। ओके, यहाँ पे दे रखा है इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम विद द वेलोसिटी ऑफ 2.2 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द इक्विवेलेंट करंट? ओके, तो यहाँ पे सवाल क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉन है जो कि हाइड्रोजन एटम में ऑर्बिट में मूव कर रहा है, किस रेडियस में? 0.5 एंगस्ट्रॉम, 0.5 एंगस्ट्रॉम, और उसकी स्पीड है 2.2 इंटू 10⁶, उसकी स्पीड है 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। तो इसका इक्विवेलेंट करंट क्या है? इसका इक्विवेलेंट करंट क्या है? तो मान लो अपन इसको मान लेते हैं कि इस टाइम में 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। ओके, तो इसकी रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम है, रेडियस कितनी दे रखी है? 0.5 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, यहाँ पे तो फाइनल आंसर ही नहीं निकाला, तो हम निकाले थे फाइनल आंसर। इसकी रेडियस कितनी है? 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो ये 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2πr, 0.5 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम कितना मीटर होता है? 10⁻10 मीटर। ओके, 0.5 इंटू 10⁻10, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 10⁻10 मीटर। ये 1 सेकंड में
ओ इसका पेरीमीटर इतना है, तो इसको टाइम कितना लगेगा, एक सर्कमफ्रेंस, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, टी इज इक्वल टू पाई इंटू 10⁻10 अपॉन वेलोसिटी इज 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द टाइम जिसमें ये एक चक्कर लगाएगा। तो एक सेकंड में टोटल कितने चक्कर लगेंगे, विच इज 2.2 इंटू 10⁻6 अपॉन पाई इंटू 10⁻10 -10, सॉरी। So this will be 2.2 upon pi into 10⁻16। इतनी बार ये एक सेकंड में यहां से मूव होगा। तो ये मतलब इट्स लाइक सेइंग कि एक सेकंड में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस करेंगे। अभी एक ही इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है, लेकिन अपन मान के चले कि अगर अलग अलग है तो एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस करेंगे। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हो जाएगा, दिस इज द नंबर n। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, n टाइम्स e। तो एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, 2.2 अपॉन पाई इंटू 10⁻16 इंटू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कितना है, इंटू 10⁻−90। तो इतना कूलम चार्ज एक सेकंड में फ्लो हो जाएगा, विच इज 2.2 इंटू 1.6 इंटू पाई। अब पाई को मैं 22.7 लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरे को 2.2 दिख रहा है, इंटू 10⁻−3। तो ये दो तो वापस से हटा दो, ये 100 आ गया, 22 से 22 चला गया, ये हो गया 1.12 इंटू 10⁻−3 एम्पियर। इतना करंट, दिस इज इक्वल टू दिस करंट, दिस इज इक्वल टू दिस करंट। बच्चों जैसे सॉल्व किया है तुम लोग इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हो। सीधा एफ निकालो। एफ इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। एफ इज व्हाट, वी अपॉन 2 पाई आर। एफ आ गया। देन करंट आई इज व्हाट, क्यू इंटू एफ। बस, क्यू इंटू एफ इज व्हाट, क्यू बाई टी है ना। टी इज 2 पाई आर बाय एफ, सॉरी 2 पाई आर बाय वी। एफ इज 1/t is v by 2 पाई आर। सो आई इज इक्वल क्यू इंटू एफ। इतना लंबा चौड़ा हर बार करने की जरूरत नहीं, वो तो पहली बार कर रहे हैं तो पूरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। अदरवाइज दिस इज सिंपल। सॉल्यूशंस के चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में इजी सवाल शायद ऐसे बनते होंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बनते होंगे शायद ऐसे सवाल, हाँ? ऐसे, राइट? तो तुम लोग ऑलरेडी कर रखे होंगे मेरे ख्याल से सवाल। उतार लिया? यस आदि मुआज उतार लिया? सर। सर एक मिनट। एक सेकंड से उतार। Friends, आगे चलते हैं। A non-conducting ring of radius r carries a charge density lambda. The ring rotates with a constant angular velocity omega about its axis. What is the equivalent current? अब अपने को क्या दे रखा है, एक नॉन कंडक्टिंग रिंग दे रखी है जिसकी रेडियस r है, जिसपे चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखा है, और जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ओके, सो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या था, एक ही इलेक्ट्रॉन बार 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 आ रहा था। और यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको मार्क कर दूं, तो जैसे जैसे रोटेट करेगा तो इस पे जितना चार्ज है, इस पे जितना चार्ज है, वो सारा चार्ज इस पे मूव करेगा। तो अपने को देखना है कि एक सेकंड में जितने रोटेशन करेगा उतना चार्ज जो रिंग पे है वो एक सेकंड में इसको क्रॉस करेगा। अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो उसका टाइम पीरियड रोटेशन कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बाय ओमेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ओमेगा अपॉन 2 पाई आर।
राइट। तो करंट कितना हो जाएगा, Q इंटू एफ। ना व्हाट इज चार्ज, लेमडा क्या है, लेमडा इज टोटल Q अपॉन 2 पाई r। सो Q इज व्हाट, Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू 2 पाई r। ये इतना चार्ज इस रिंग के ऊपर है, इतना चार्ज इसकी रिंग के ऊपर। तो अगर रिंग एक बार रोटेट होती है, अगर रिंग एक बार रोटेट होती है, तो इतना चार्ज जो है एक बार में इधर से क्रॉस करता है। तो रिंग कितनी बार रोटेट हो रही है, इतनी बार रोटेट हो रही है। तो टोटल चार्ज एक सेकंड में कितना कितना फ्लो होगा, आई क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू 2 पाई r इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई r। नहीं 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 नहीं, टी इज 2 पाई बाय ओमेगा होगा। ये एंगुलर वेलोसिटी देखिए, लीनियर वेलोसिटी नहीं दे रहे, लीनियर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर वेलोसिटी। सो टी इज ओमेगा अपॉन 2 पाई, नॉट 2 पाई r। सो दिस विल गिव मी लेमडा r ओमेगा। क्लियर। Yes. अब तुमने देखा कि मेरे को एक झटके में गलती पकड़ में आ गई, यहाँ पे जो आर था ना एक्स्ट्रा, वो पकड़ में आ गया। क्यों क्यों पकड़ में आया, कि जब मैंने यहाँ पे आर लिखा हुआ था अलग से, तो मैंने क्या देखा कि जब ये पूरा कट गया, तो मेरे दिमाग में था दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड दिस इज रेडियंस पर सेकंड। तो मेरे को दिख रहा था यार, जो मेरा यूनिट आ रहा है ना, उसमें करंट तो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, ये लेंथ का डायमेंशन एक्स्ट्रा दिख रहा था मेरे को। मेरे को क्लियरली पता चल गया मैंने कहीं लेंथ के डायमेंशन में गड़बड़ की है। तो गड़बड़ की है तो आंखों ने ऊपर जाके स्कैन किया कि मैंने एक्स्ट्रा लेंथ कहाँ पे लिखी है। सो यहाँ पे मेरे को पता चल गया दिस इज ओमेगा। सो टाइम इज एंगल डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी, नॉट सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी। वो तो सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय तो लीनियर वेलोसिटी होता है, यहाँ पे तो एंगुलर वेलोसिटी था। सो दिस वाज एंगल डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो गलती पकड़ में आ गई तो मैंने जाके करेक्ट कर लिया, वरना एग्जाम में गलती हो जाएगी। सो दिस डायमेंशनल एनालिसिस में हमेशा बोलता हूँ इज अ वेरी पावरफुल टूल। अगर तुम्हारे को डायमेंशंस मालूम है, और ऐसा नहीं कि याद है, अगर तुमने डाइजेस्ट कर रखे डायमेंशंस को, और तुम जब भी कोई भी चीज लिख रहे हो, तुम्हें साथ में उसके डायमेंशंस भी दिख रहे हैं सामने सामने, तो फिर तो कोई भी गलती नहीं होगी तुम्हारे से। इसीलिए दिस डायमेंशन इज वेरी, क्या बोलते हैं, पावरफुल। सवाल सॉल्व करने के लिए ध्यान रख लो, हमेशा तुम्हारे दिमाग में ये डायमेंशंस बैक ऑफ द माइंड दिखता रहना चाहिए सवालों में। इसीलिए हमेशा बोलता हूँ, जब भी कुछ भी चीज लिखो उसकी यूनिट हमेशा लिखो। जैसे करंट लिख रहे हो, तो अगर एम्पियर लिखो, चार्ज पर यूनिट टाइम लिखो, वेलोसिटी लिखते हो तो मीटर पर सेकंड लिखो, जो भी फिजिकल क्वांटिटी लिखते हो उसकी यूनिट हमेशा लिखो। एक तो तुम्हारे को यूनिट्स याद हो जाएगी, एक तुम्हारे को डायमेंशंस दिखने शुरू हो जाएंगे, कभी भी गलती नहीं करोगे। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर। जो ओम्स लॉ है, जो अभी अपन पढ़ेंगे, V इज टू आई आर। ओम्स लॉ तुम लोगों ने वैसे 10th क्लास में पढ़ा होगा, इसीलिए मैंने बोला ना यहाँ पे अपन फॉर्मूला बेस्ड चलेंगे। ओम्स लॉ तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, V इज इक्वल टू आई आर। ये स्केलर नोटेशन है ओम्स लॉ का, ये स्केलर नोटेशन है। अभी जो दूसरा सिंबल नोटेशन में पढ़ा रहा हूँ, वो ओम्स लॉ का वेक्टर नोटेशन है, उसको पढ़ लेते हैं अभी हम। जैसे कंडक्टर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, और इसकी लेंथ L है, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, तो वो जो हो जाता है E इंटू एल इज इक्वल टू V। यहाँ पे जो E जो है वो वेक्टर है, और V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो उधर से आ रहा है, dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, या वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। जो अपन वर्क एनर्जी में करते हैं ना, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर, उसी से
dv इज माइनस ई डॉट डी आर आता है रिजल्ट। तो यहाँ पे v इज ई एल हो गया, और I करंट जो है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट J J which J के अपनी J which is defined as current density, which is current flowing per unit area, current flowing per unit area is a scalar is a vector quantity, is a vector quantity। तो अब ये वेक्टर क्यों है वो अपने को डिस्कस नहीं करना है अभी, बुक वाला बोल रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी, तो मान लो कि वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो v की जगह तो अपन लिख लेंगे ई एल, आई की जगह लिख लेंगे अपन j इंटू ए एंड आर। ओके, एंड आर जो होता है, आर इज रो एल बाय ए विच इज एल बाय सिग्मा ए। दिस रो इज नोन एज resistivity and this sigma is known as conductivity। खाली डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे, याद रख लो, बाद में इसके रिजल्ट्स आगे वापस से आने वाला है ये सब चीजें। सो सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो, कंडक्टिविटी इज 1 बाय रेजिस्टिविटी। तो ये जो आर है इसको अपन लिख लेते हैं एल बाय सिग्मा ए, तो इसको लिख लेंगे जे इंटू ए इंटू एल बाय सिग्मा ए। सो एल से एल कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, so J is equal to sigma into E, या करंट डेंसिटी J इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E और इस सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देख लो मैंने बोल्ड में लिखा है ना, बोल्ड में लिखा है दिस इज द क्या बोलते हैं अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, V इज आई आर से ही डिराइव हुआ है ये। दिस इज ऑल्सो अ ओम्स लॉ इन द वेक्टर नोटेशन, वेक्टर फॉर्म में। ओम्स लॉ वो स्केलर नोटेशन था, ये वेक्टर नोटेशन। या तो J इज सिग्मा ई लिखो, या E इज इक्वल टू रो J लिखो, बात एक ही है। सिग्मा को 1 बाय रो लिख लो, या तो J इज सिग्मा ई लिखो या E इज रो J लिखो, डिपेंडिंग अपॉन की क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी दे रखा है या कंडक्टिविटी दे रखा है। हम कुछ भी डिराइव नहीं कर रहे हैं, है ना, हम तो सीधे सीधे फॉर्मूला ले रहे हैं और इसको यहाँ पे लिख रहे हैं कि ऐसा फॉर्मूला होता है, दैट्स ऑल। V इज आई आर ओम्स लॉ है, आगे थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा ओम्स लॉ के। R इज रो एल बाय ए होता है, विच इज एल बाय सिग्मा है, वे रो इज द रेजिस्टिविटी, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी। कोई डेरिवेशन नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है जो तुम्हारे को बता दिया है। सो यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दैट्स ऑल। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका डेरिवेशन नहीं करने वाला हूं मैं, सो डोंट डोंट, डेरिवेशन तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, बाद में अगर बोर्ड के लिए जरूरत पड़े तो मेरे को अलग से पूछ लेना, बता दूंगा मैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कंडक्टर में क्या होता है, वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, and these electrons, each electron is moving in a random direction with a very high speed, moving in random direction with very high speed।
Okay, you can consider this as similar to air molecules moving in space. एग्जैक्टली सेम बिहेवियर है. जैसे हवा में मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, वैसे इलेक्ट्रॉन रैंडमली कंडक्टर के अंदर मूव कर. सो इफ यू नो दैट, बिकॉज अगर ये जैसे रूम है, हर मॉलिक्यूल रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहा है. अलग अलग मॉलिक्यूल रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहा है. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग इज, अगर तुम इसका एवरेज निकाल दोगे, बिकॉज ईच मॉलिक्यूल इज हैविंग वेलोसिटी इन डिफरेंट डायरेक्शन रैंडमली, so if I find out the average velocity of all the molecules will come out to be 0. That means you can assume that सारे molecules अपनी अपनी जगह पे रेस्ट पे है. क्योंकि अगर एवरेज वेलोसिटी का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ जाता, पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड आ जाता, तो उसका क्या मतलब था? सपोज एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन ये आ जाता, 0 नहीं आके, तो सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जाके इकट्ठे हो जाते. तो सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह तो इकट्ठे नहीं हो रहे, इसका मतलब एवरेज 0 है. सिमिलरली क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, इसका मतलब रैंडमली जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव हो रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव हो रहे हैं, या जितने इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इस डायरेक्शन में जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली उस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में. और वट एवर रैंडम इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, द सेम नंबर ऑफ रैंडम इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. So the net electrons moving this area, net electron crossing this area is 0. एक भी इलेक्ट्रॉन इस एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा है, नेट मूवमेंट. सो द करंट इज 0. द करंट इज 0 even though electrons are moving with very high velocity या high speed in random direction. The net current is 0. Net number of electrons crossing this area is 0. So then, and जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसका जो फॉर्मूला है, जो तुमने 11th क्लास के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में चैप्टर में पढ़ा होगा, दैट इज 3 times kT/m, where m is the mass of electron. इस केस में m is mass of electron in किलोग्राम. ध्यान रख लेना, केजी में लेना है. उधर जब मास होता है मॉलिक्यूल लेते हो उस चैप्टर में, तभी मास को किलोग्राम में लेना है. वहां पे मोलार मास ग्राम में होता है, ध्यान रख लेना. मॉलिक्यूल का जो मोलार मास होता है ग्राम में होता है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. एंड दिस इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ओके, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. आई एम नॉट डूइंग एनी अर्थमेटिक, आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग व्हाट इज हैपनिंग. जहां पे एक्सप्लेन करने का, अदरवाइज सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूं. तो कॉन्सेप्ट समझने का है, बाकी कोई डेरिवेशन नहीं है. तो ये नहीं बोल सकते हो कि हमारे को नहीं समझ में आ रहा है. हाँ, जैसे रैंडम मूवमेंट है, अगर उसमें एवरेज वेलोसिटी 0 क्यों है वो समझने तो पूछ सकते हो, फॉर्मूला में कोई डेरिवेशन नहीं आ रहा है. बट व्हेन वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अलग द कंडक्टर लगा लेते हैं, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर लेंगे, तो व्हाट विल हैपन इज, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही एस्टेब्लिश हो जाएगा. तो जो इलेक्ट्रॉन है उस पर एक फोर्स लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा -QE. तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करेगा. लेकिन क्योंकि वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, इसीलिए एक दूसरे से टकराते जाएंगे, न्यूक्लियस से टकराएंगे, सब चीजों से टकराएंगे. और जब टकराएंगे ना, तो एक्सीलरेशन एक्चुअली नलिफाई हो जाएगा, क्योंकि टकराने से रैंडम डायरेक्शन में उस पर अलग अलग डायरेक्शन में वो कोलाइड होगा और मूव करना शुरू कर जाएगा. एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज, नेट एक्सीलरेशन तो नहीं मिलता इलेक्ट्रॉन को, इट गेट्स अ नेट वेलोसिटी. इलेक्ट्रॉन
acquires net velocity. अभी तक उसके पास जो एवरेज वेलोसिटी थी 0 थी, अब उसके पास एक एवरेज नेट वेलोसिटी आ जाती है, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट मींस वो ड्रिफ्ट करता है धीरे धीरे. जब भीड़ में कोई चीज मूव करती है ना धीरे धीरे, तो उसको ड्रिफ्ट होना बोलते हैं. दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. धीरे धीरे वो मूव करना शुरू होता है. And that drift velocity is given as v drift. No, v drift is related by the result I is equal to n e a v drift. अगर कंडक्टर में करंट I है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है, A उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और अगर इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर रहा है, यानी Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड n इज द चार्ज डेंसिटी. n क्या है? चार्ज डेंसिटी है. दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स per unit volume. Then current, drift velocity, and EA all are related by this formula I is equal to NEAVT. ये फॉर्मूला याद कर. मैंने इसका डेरिवेशन नहीं सिखाया अभी, एनसीईआरटी बुक में दे रखा है. बोर्ड के एग्जाम के लिए जरूरत हो तो मेरे को बाद में बोल देना, करवा लूंगा. बस बहुत इजी फॉर्मूला है. काइनेमेटिक्स की दो इक्वेशन यूज करनी है, एवरेज वेलोसिटी को 0 करना है, उसके ऊपर टॉप ऑफ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है. So this is the formula. So you can say that V drift is equal to I divided by NE. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. इसको इस पूरे डेरिवेशन में जो दो टर्म्स मैंने डिफाइन किए वो भी देख लेते हैं. लैम्डा एंड टाउ. लैम्डा इज डिफाइंड एज मीन फ्री पाथ. मीन फ्री पाथ का क्या मतलब है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, तो आगे जाएंगे और किसी दूसरे न्यूक्लियस से टकरा जाएंगे, वापस जाएंगे और किसी दूसरे न्यूक्लियस से टकरा जाएंगे, तो दे विल कीप ऑन कोलाइडिंग. तो दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, दैट इज फ्री पाथ. अब दो कोलिजन, ऑब्वियसली हर दो कोलिजन भी सेम डिस्टेंस से ट्रेवल नहीं करेंगे, सो वी से ओके द एवरेज distance it travels between two successive collisions, the average distance is known as mean free path. Average distance it travels between two successive collision. ओके, एवरेज डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, इसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं. एंड टाउ दूसरा टर्म जो डिफाइन करते हैं, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम. और रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? वो टाइम जिसके बीच में उसका कोई कोलिजन नहीं हो रहा है, तो वो भी एवरेज ही होगा, क्योंकि हर दो कोलिजन के बीच में अलग अलग डिस्टेंस में होगा तो अलग अलग टाइम होगा. तो द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, रिलैक्सेशन टाइम इज एवरेज टाइम between two successive collision. ये जो वेलोसिटी अपन ने निकाली थी ना v, इसको वी आर एम एस बोलते हैं. स्क्वायर ऑफ 3 kT/m, ये वी आर एम एस कहलाता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकंड. अप्रोक्सीमेट 10⁶ भी हो सकता है, 10⁵ जो भी है, अप्रोक्सीमेटली इस ऑर्डर का होता है. ये टी जो है ना, ये टेम्परेचर, दिस इज इन केल्विन, नॉट इन डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखें. टी इज केल्विन टेम्परेचर. इन दो कोलिजन जो हो रहा है वो तो आरएमएस स्पीड से हो रहा है, सो वी कैन से दैट
lambda is equal to VRMS into tau, या tau is equal to lambda by VRMS. क्लियर है? Yes, sir. Yes. So we'll over the class here only. और हम कल कंटिन्यू करेंगे.